हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 विच इज स्टैंडिंग वेव्स। नाम से पता है कि हमारे पास वेव बनी है लेकिन वो आगे पीछे कहीं नहीं जा रही, वो रुकी हुई है। लेकिन आज मेरे को पर्सनली इस टॉपिक को पढ़ाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। रीजन बीइंग इसका यह है क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे पढ़ा था तो मेरे को इसका बिल्कुल फील नहीं आता था कि ये क्या है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, और जब हम लोग पढ़ाने स्टार्ट करें तो हमें ऐसी ऐसी चीजें मिली जिससे हमें पता लगा कि वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है, बहुत मजेदार चीज है। इसको सुनने में समझने में एक अलग ही फील है। हाय यार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, लव यू बेटा, लव यू। बहुत सही, यस यस, बिल्कुल बढ़िया है। हम लोग करते करते बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है बीट्स और एक छोटा सा टॉपिक रहता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वेंसडे को अपना खत्म कर देंगे सिलेबस। ठीक है, और आपकी 11वीं की तैयारी जो एक कोर्स की थी वो खत्म हो जाएगी और नो डाउट आपके लिए कुछ सरप्राइजेस टीम सोच रही है। बहुत जल्दी आपको कुछ सरप्राइजेस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, और कल मैं हो सकता है इस पार्ट को आज हम लोग समझेंगे और इस पार्ट के ऊपर के मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा, तो मैं हो सकता है कल मैं उसको रिकॉर्डेड सेशन में आपको दे दूं। ठीक है, और वेंसडे को हम लोग अपना लास्ट क्लास करके खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत सही, ये हुई ना बात। ठीक है, यस यस यस। तो आई थिंक आपका मैथ्स का भी सिलेबस आज कल में एक आध क्लास में वो भी खत्म होने वाला है और फिजिक्स का भी एक क्लास में खत्म होने वाला है ना। तो आज हाँ प्रैक्टिस सेशन आपको इस वीक पे मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स का। आपको इस वीक में, क्योंकि पिछले वीक में सर की भी क्लास थी, मेरी भी थी, सचिन सर की भी थी, मैंने कहा कि आपके लिए यूजफुल नहीं होगा क्योंकि अब सिलेबस खत्म हो जाएगा वेडनेसडे को। नाउ हम लोग मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस भी दूंगा। ठीक है, जो आपके रिविजन के लिए बहुत काम के लिए रहेंगे। प्लस आपको अब स्ट्रेटजीज बनानी है कि कैसे आपके 11वीं के खत्म होते होते तक आप एटलीस्ट एक बार कंप्लीट रिवीजन कर ले। ठीक है, क्योंकि नाउ सी ये जो टाइम है अब जो आप इन्वेस्ट करेंगे 11वीं के रिवीजन के लिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट जस्ट फॉर योर स्कूल्स, फॉर योर कॉम्पिटिशंस एज वेल। ठीक है, तो जब आप दोबारा से अपने टर्म 2 की तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास बाद के चैप्टर्स हैं उनके आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। बार बार बस आप शॉर्ट नोट्स को देखते रहिए, मेन फॉर्मुलाज देखते रहिए और आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, हाँ ओके। कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास होगी अपार्ट फ्रॉम जो भी आपका प्लान है, क्योंकि कल हमारी नॉर्मल क्लास नहीं होती, तो 7:30 9 बजे के आसपास मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले होंगे। ठीक है, हाँ बोलो भाई, स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सुंदरता यहां पर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये खिड़की नहीं है, ये एक गिटार के 6 स्ट्रिंग्स का एक सेक्शन है जिसको जूम कर रखा है। ठीक है, और जब हम लोग इसको प्ले करेंगे, ठीक है, ये इसको प्लग करेंगे तो आपको यहां पर देखना है, जैसे पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। ठीक है, जहां पे आप कुछ और देख रहे थे, देखना कुछ और था। ठीक है, तो व्हाट यू विल सी इज कि यू विल सी सम स्टैंडिंग वेव्स। मींस स्टैंडिंग मैं नाम से आपको बता देता हूं। ठीक है, स्टैंडिंग में आपको नाम से मैं बता देता हूं कि वेव आपको आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेगी, वहीं पर रहेगी और ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो आइए, ठीक है, आइए जरा ये देख लो, यहां पे देखो अलग सी वेव। तो आपको क्या स्टैंडिंग वेव्स बनती हुई दिखाई दी? जरा यहां पर देखो कि ये जब हम लोग गिटार के, अब कई सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते होंगे, कई सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाते होंगे। ठीक है, तो जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बनती है जो कहीं प्रोपोगेट नहीं कर रही होती और उसको हमें अब पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो एक चीज तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। दूसरी चीज, जैसे एक एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले
मैं आपको ये दिखाता हूं कि जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखना, क्योंकि क्या होता है जो चीज हम पढ़ने वाले हैं जब तक आपको उसको हल्का सा फील नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टैंडिंग वेव को समझ पाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। हमारे पास स्टैंडिंग वेव में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम लोग स्टैंडिंग वेव में बात करें, जब हम लोग कोई वेव बनाते हैं, ध्यान से सुनना, जब मैं कोई वेव बनाता हूं तो ये टकरा के वापस आती है। जरा ये देखना, ये हमारे पास टकरा के पलट के वापस आएगी। ठीक है, इस टाइप से अभी अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लूज एंड पे अगर मैं इस टाइप से वेव बनाता हूं, ठीक है, हमारे पास, तो आप यहां पर देखेंगे ये वेव वापस आती है। तो मतलब अगर मैं कॉन्टिन्यूसली यहां पर कॉन्टिन्यूसली मैं अगर यहां से वेव बना के भेज रहा हूं तो ये दूसरे वाले से टकरा कर हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव यहां पर कहीं ना कहीं बनती है। ठीक है, कहीं ना कहीं, अब क्योंकि इतना एग्जैक्ट वे से तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं एक एक्सपेरिमेंट में। इस बंदे को देखना कि यहां पर आपको एक थ्रेड दिखाई देगा। मैं लाइट बंद कर देता हूं, ठीक है, मैं लाइट बंद कर देता हूं सो दैट आप इसको समझ पाए। अब आप लोग कई सारे बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो एग्जाम में मतलब सोनोमीटर करके एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको स्कूल में स्टैंडिंग वेव बना के दिखाई जाती है। दिस इज एन ऑसिलेटर। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, एक वेव को भेजेगा। ये वेव दूसरी साइड से टकरा के आके ये दोनों वेव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, तो ये किस ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेगा वो हम डिसाइड करेंगे। वी विल सेट द फ्रीक्वेंसी, और वंस द वेव इज मेड, तो वेव हमारे पास आगे जाएगी, टकरा कर वहां से वापस आएगी। तो दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो पाएंगे? हाँ या ना बताना। ठीक है, हाँ या ना बताना कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर ली, वो सोर्स डिसाइड करेगा, तो जो वेव बनेगी टकरा के वापस आएगी। तो इस मीडियम में दो वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये आपस में एक दूसरे को तंग करेंगी। तो व्हाट वी हैव फाउंड इज कि अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये ठीक है, ये अभी यहां पर जो सबसे अब बेसिक, जरा ये देखना, ये वेव यहां पे बंधी हुई है, ये धागा यहां बंधा हुआ है, ये धागा यहां बंधा हुआ है, ये मैक्सिमम ऑसिलेशन यहां पे क्रिएट होगा। दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वेव ना ही आगे जा रही है ना ही हमारे पास पीछे जा रही है। दूसरी बात, जो पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑसिलेट होते हुए दिखाई देंगे, दोज आर कॉल्ड एंटी नोड्स, मींस वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं। और ये पार्टिकल जो यहां पे कंपैरेटिवली बंधे हुए हैं, जिनका ऑसिलेशन नहीं है, दोज आर कॉल्ड नोड्स। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी ये यहां पे सेट करेंगे। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी यहां पे सेट करेंगे, और आई थिंक ज्यादा आगे हो गया क्या हमारे पास? हाँ ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, और आप देखना जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे ऑसिलेशन हो रहा है। ये कितने के आसपास हो रहा है हमारे पास? फर्स्ट हार्मोनिक 11.8, मींस 11.8 की फ्रीक्वेंसी पे ये ऐसे ऑसिलेट होते हुए दिखा। अब जरा देखना, ये इसका बढ़ाएंगे 11.8 से, ये बढ़ाते बढ़ाते अब जरा देखना कहां पर जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा देखो, अभी स्टैंडिंग वेव नहीं बनी। अब धीरे धीरे जैसे आप ऑसिलेट करोगे, ठीक है, जैसे आप ऑसिलेट करोगे तो आपको यहां पर एक स्टैंडिंग वेव, ये पार्टिकल हिल नहीं रहा है, कंपैरेटिवली हिल नहीं रहा है, तो दिस विल बी अवर नोड, और ये पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक हायर फ्रीक्वेंसी पे एक हमारे पास दूसरी स्टैंडिंग वेव बनी थी। अब ये और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, तो और फ्रीक्वेंसी, एक वेव यहां, एक वेव यहां, एक वेव यहां, तो आप देख पाएंगे दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, हार्मोनिक क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे, ओवरटोन्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स क्या होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतने सारे लूप्स हमारे पास क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कहीं ना कहीं देखा था, राइट। अब एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है, ओके। आप सारे लोग मेरे को ये सोच के बताइए, ठीक है, सारे लोग मेरे को ये सोच के बताइए, साउंड जब चलती है तो क्या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलती है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या जब साउंड चलती है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलती है? हाँ या ना? बोलो यार, बोलो भाई। यस, कंप्रेशन वो पॉइंट से जहां पे पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, और रेयर फ्रैक्शन वो पॉइंट से जहां पे पार्टिकल दूर हो जाते हैं। ठीक है,
तो क्या हम लोग स्टैंडिंग वेव साउंड में भी बना सकते हैं? कई बच्चों को डाउट होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। इससे पहले, अब सुंदरता वही है, ठीक है, फिजिक्स की सुंदरता यही है। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये एक ट्यूब टाइप होती है विच इज कॉल्ड कुंड्स ट्यूब, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। एचसी वर्मा में कुछ चीजें मेंशन है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में मैं क्लास में कराऊंगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इलेबोरेटिव है। मैंने कहा था थोड़ा सा एक्सेस में दे रखा है। दिस इज कॉल्ड कुंड ट्यूब, कुंड ट्यूब। ठीक है, अब जरा देखो, ये एक ट्यूब टाइप का है। एक साइड से इसके अंदर से ना साउंड पास करी जा रही है, इसके अंदर से साउंड पास करी जा रही है। तो आप जरा देखोगे पार्टिकल्स कहीं ना कहीं पास आ जाएंगे, कहीं पे दूर हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। आवाज बहुत ज्यादा होगी इसलिए, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल्स कहीं पास आ रहे हैं। जब साउंड पार कर रही है तो पार्टिकल पास आ गए, कंप्रेशन, और कहीं पार्टिकल दूर हो रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ, ठीक है, देख पा रहे हो पार्टिकल अचानक पास हो जा रहे हैं। अब ये एक हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, अगर आपको आवाज आ रही हो बैकग्राउंड में हल्की सी फ्रीक्वेंसी की, ये देखना, जैसे वायर में फर्स्ट वाली बनी थी, बीच में ऑसिलेशन हो रहा था, यहां ऑसिलेशन नहीं है, यहां पर ऑसिलेशन नहीं है, तो दिस इज हार्मोनिक। ठीक है, अब ये इन वर्ड्स को और अच्छे से समझेंगे। अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, तो यहां पर एक पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑसिलेशन कर रहे हैं, यहां वाले पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं कर रहे। तो साउंड में भी कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बन पाती है। आप देखो, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां के पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे हैं, दोज आर आवर एंटी नोड्स, और कोने पे हमारे पास होंगे नोड्स। ठीक है, कोने पर हमारे पास होंगे नोड्स। ठीक है, मैं अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, आपको बस फील लेना है। अब जरा देखना, इन्होंने एक ये ट्यूब दे रखी है ना, ये वाली ट्यूब, दिस इज कॉल्ड कुंड्स ट्यूब। ठीक है, और यहां पे एक डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा घटा सकते हैं, और इसके अंदर से साउंड ट्रेवल करेगी, और बहुत हल्के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जिससे आपका पार्टिकल का मोशन आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, बोलो भाई, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए इसको। ठीक है, हमारे पास, और यहीं पर हम लोगों को रेजोनेंस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास थर्मोकोल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं पास आ जाएंगे तो कंप्रेशन दिखेगा। बहुत सही, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आवाज कम कर देते हैं क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होगी। ठीक है, अब जरा ये देखना, ये अभी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पार्टिकल यहां सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं, यहां पे नहीं कर रहे हैं, यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमारे पास पहली स्टैंडिंग वेव बनी। ठीक है, यहां पे अगर आप धागे के केस वाला करेंगे, धागे के केस में भी ऐसे हो रहा था, बीच में सबसे ज्यादा ऑसिलेशन, तो यहां पे सबसे ज्यादा ऑसिलेशन, और कोनों पे ऑसिलेशन नहीं था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर स्टैंडिंग वेव बनती है, पहली स्टैंडिंग वेव बनती है। तो साउंड के केस में भी ऐसे बनता है। अब जरा देखना, 119 या 120 फ्रीक्वेंसी पे पहली हमारे पास बनी थी। फंडामेंटल क्या है, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी पे आपकी स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। अब जरा देखना, हमारे पास अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां वाले पार्टिकल रुक गए, यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है। तो क्या हमारी पास सेकंड स्टैंडिंग वेव बनी? ठीक है, सेकंड स्टैंडिंग वेव बनी। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं हल्का सा पीछे कर देता हूं। अब जरा देखना पार्टिकल्स को, यहां ऑसिलेशन, वहां ऑसिलेशन, बीच में नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, 238 ये फ्रीक्वेंसी है, 238 ये फ्रीक्वेंसी है 238, पहले वाले की दो गुनी, पहले वाले की दो गुनी। मींस जब आपने 119 पे करा था तो पहली स्टैंडिंग वेव बनी, फिर उसके दो गुने पे 238 पे हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, जो धागे में तो हमें दिख जाते हैं, साउंड में दिखते नहीं। तो कुंड्स ट्यूब आपको वही चीज समझाती है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब ये इसकी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो इसके बाद एक और लूप बन रहा था, 3 लूप बन रहे थे। अब जरा देखना,
यहां, यहां और यहां, तीन ऑसिलेशन। यहां पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे, यहां नहीं कर रहे। दीज आर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, नोड नोड नोड, और 357 इसकी 3 गुनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। हमारे पास इस टाइप से स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास बनती हैं, ठीक है, इस टाइप से स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास बनती हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाला कौन सा था, एक मिनट रुको, हाँ, इसमें बेसिकली वही दिखा रखा है, ठीक है। ये देखो पार्टिकल्स आपको लाइन में खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि साउंड जब हमारे पास ट्रेवल करती है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में करती है। यहां पे साउंड, यहां पे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बना रही है, आपको ऐसे लाइंस में खड़ा हो, पार्टिकल जहां पास हुए हैं वहां कंप्रेशन है, और पार्टिकल जहां दूर हो रहे हैं वहां रेयर फ्रैक्शन है। इस टाइप से हमारे पास हार्मोनिक्स, अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे टॉपिक में, तो आपकी कुछ चीजें वहां से क्लियर होंगी, ठीक है, ओके। बोलो भाई, थोड़ा सा समझ आया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, हाँ, पढ़ने क्या वाले हैं, आपको क्या कुछ थोड़ा सा समझ आया, हाँ, बोलो भाई, हाँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टैंडिंग वेव्स। आपने कभी बांसुरी बजती हुई देखी है या सुनी है? हाँ, क्या आपने कभी बांसुरी बजते हुए सुनी है? हाँ या ना बोलना, हाँ या ना, बोलो भाई। आज स्टैंडिंग वेव्स कहीं पर भी पढ़ लीजिए, सब थियोरेटिकल चलता है। मैंने आपको पहले दिखाया है जिससे आप समझ पाए कि हाँ हो क्या रहा है। अगर आप समझ गए थोड़ा बहुत, क्योंकि साउंड को आप देख नहीं सकते, तो साउंड में विजुअलाइजेशन की बड़ी दिक्कत होती है ना। कई बच्चे फ्लूट बजाते भी हैं, बहुत सही। तो फ्लूट में अगर आप ध्यान से देखें, एक साइड से आप ब्लो करते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लूट को देखें, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ फ्लूट होती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे छेद होते हैं, ठीक है। हम लोग फ्लूट दोनों साइड से ओपन है, ठीक है, दोनों साइड से ओपन है। जब आप एयर को ब्लो करते हैं तो एयर यहां से बाहर निकलती है, और यहां से बाहर निकलती, थोड़े बहुत कोलिजन होने की वजह से एक साउंड की फ्रीक्वेंसी निकलती है। जब आप इन पे हाथ रखते हैं तो लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज होता है। तो अभी फॉर्मूले में आप देखेंगे कि बांसुरी में जब हम लोग इस टाइप से हाथ रखते हैं तो बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज कर रहे होते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से आपको पता है पिच हाई या पिच लो आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली यही हमें पढ़ना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली कैसे काम करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स का फिजिक्स में अगर देखा जाए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेना देना ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। एनी डाउट? ठीक है, बोलो भाई। हाँ, ठीक है, बहुत सही। अब आते हैं, तो आज हमें वो जो फ्लूट होता है उन्हीं को हम लोग ऑर्गन पाइप कहते हैं, और धागे के अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स हमें देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो आपको इसमें घुसने से पहले जो चाहिए, अब आ जाओ भाई, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है। इसका वेटेज कितना है? वेटेज कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हाँ, अब जरा देखना, हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। कभी भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपको भी पता है, जैसे आपने पढ़ा है कि लाइट अगर कभी भी किसी सरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें हो रही होती है। कभी कभार कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होते हैं, तो बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें से लाइट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट हो जाती है। नो डाउट एब्जॉर्प्शन का भी केस होता है, जहां पर लाइट एक सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने स्टीफन्स लॉ में बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी जब वेव, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल वेव की बात कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, a साइन ओमेगा t। ये वेव अगर मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस के एक्स मैं ऐसे रखूंगा। a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। ये वेव जब जाती है तो हमारे पास कुछ मीडियम के अंदर भी जाती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से भी जाती है, और कुछ रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से भी आती है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से भी आती है, ठीक है। याद रखना, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव,
अब ये आपके, मैं कहूंगा कि ये बस एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए स्टैंडिंग वेव बनती कैसे। इसका रीजन, एक रिफ्लेक्टेड वेव होती है और एक ट्रांसमिटेड वेव होती है, ट्रांसमिटेड, ठीक है, एक ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास होती है, ठीक है। जरा ये समझना, फ्रीक्वेंसी क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या कभी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हाँ या ना में? आप सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, ठीक है, कि अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या कभी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हाँ या ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर मैं n ले रहा हूं तो इट विल रिमेन सेम, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा विच इज 2π/n या 2π/t 2πn ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं कि जो हमारे पास ये ट्रांसमिटेड वेव होती है तो yt का जो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड का होता है साइन ओमेगा हमेशा सेम रहेगा, तो ये ओमेगा टी, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है माइनस, लेकिन जरा ये देखना कि स्पीड चेंज हो जाएगी, फाइनल मीडियम जिसमें भी गई वहां स्पीड चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम था, स्पीड मीडियम डिपेंडेंट होता है, तो यहां पे k 2π/λ या फिर आप कहेंगे k1 अलग हो जाएगा, ठीक है, या फिर k फाइनल इंटू x ऐसे कर देते हैं। ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव का एक एम्पलीट्यूड होगा AR, ठीक है, और साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस kx। अगर ये इनिशियल मीडियम का था, मीडियम सेम है तो हमारे पास स्पीड सेम है, ठीक है। स्पीड ओमेगा इक्वल टू केवी होता है ना बेटा, ओमेगा इक्वल टू केवी होता है, ओमेगा का भी चेंज नहीं कर रहा। अगर हमारे पास स्पीड चेंज करेगी तो के चेंज करेगा। इस मीडियम में, मीडियम इनिशियल वाले में स्पीड तो फिक्स ही होएगा वेव का, अगर स्पीड फिक्स है तो के भी फिक्स है, तो ये वाले का के और ये वाले का के सेम होगा, इसका के अलग होगा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, माइनस माइनस, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी और एम्पलीट्यूड में अलग अलग होएगा। बोलिए थम्स अप। व्हाट इज ए आर? मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ए आर एंड ए टी आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ reflected and amplitudes of transmitted wave, आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, अच्छा नहीं और ब्राइट हो गई, इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और एम्पलीट्यूड कम होते ही इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये इनके एम्पलीट्यूड्स है बेटा, ट्रांसमिटेड वेव के एंड हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव के, ओके। हाँ, एनी डाउट? ठीक है, हाँ। Why amplitude changes? Because of the intensity। अब पता नहीं, मेरे पास अभी इसका सिमुलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसका मैं सिमुलेशन आपको दिखा दूंगा कि लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसका इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है फोटॉन्स के बारे में, किस किस अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटॉन्स होते हैं हमारे पास लाइट के पैकेट्स। आपने कौन से चैप्टर में पढ़े होंगे? रुको एक मिनट, एसी बंद कर दूं भैया, ठीक है। हमारे पास लाइट के चैप्टर, उसमें लाइट कह रहा हूं, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले पार्ट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फोटॉन्स, ठीक है। पढ़ा है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, वेरी गुड, ठीक है। दीज आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। एक लाइट आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटॉन्स, तभी हमारे पास फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था। अब आधे बच्चों को याद ही नहीं होगा, आधे से ज्यादा को याद नहीं होगा, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होएगी उतने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो फोटॉन्स या इंटेंसिटी डिसाइड करता था आपका फोटो करंट, हाँ या ना यार, हाँ या ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए, तो क्या आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक सरफेस पे 100 फोटॉन गिरे, 25 इधर चले गए, 75 इधर चले गए, ठीक है। तो फोटॉन्स बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ते ही एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं हाँ या ना? बोलो यार, हाँ या ना, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ आता है उसका,
समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक है, इसलिए हमारे पास एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये अब जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूं, ये आपका थ्योरी में आपको सिर्फ याद रखना है, AT जो है दिस इज AT इंटू A, ध्यान से सुनना, एंड AR जो रिफ्लेक्टेड वेव का था दैट इज AR इंटू A। A क्या है? A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल वेव, मतलब जो ये वेव का एम्पलीट्यूड था इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, भले वो हाफ हो, 1/3 हो, 1/6 हो, वो फैक्टर क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स हो गया, दीज आर कॉल्ड AT एंड AR। ठीक है, AT इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड AR इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, बोलो भाई। हाँ, ए जो स्मॉल ए है एक नंबर होगा, हाफ होगा, 1/3, 1/6 कुछ ऐसा होगा। टोटल एम्पलीट्यूड का कितना पार्ट बचा वो है हमारे पास, ठीक है। एनी डाउट? बहुत सही। अब अगर मैं AT की बात करूं, ठीक है, AT, तो जो ट्रांसमिटेड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2V फाइनल अपॉन V इनिशियल प्लस V फाइनल। ध्यान से सुनना ही, अब नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, नो डेरिवेशन, ऑल्दो तो ये फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ये आपका सिलेबस में फॉर्मूला तक नहीं है, लेकिन फिर भी AR इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल प्लस V फाइनल। मैं यहां पे लिख देता हूं, इवन फॉर्मूलाज नॉट इन सिलेबस, इवन फॉर्मूलाज नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, उसका एक रीजन है, पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, ठीक है। हाँ, ना ही आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है कि ये कहां से आता है, ना ही आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सिलेबस में कहां पर यूज होगा, बस आपको ये चीज समझनी है, जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ओवरऑल आपको क्रक्स समझना है, ठीक है। एनी डाउट? स्कूल वूल कहीं नहीं होता भैया, नाइदर इन स्कूल नाइदर इन योर कॉम्पिटिशन, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। V क्या है? V आर दी वेलोसिटीज, V इनिशियल इज वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव इन इनिशियल मीडियम, वेव इन इनिशियल मीडियम, ठीक है, एंड V फाइनल इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन फाइनल मीडियम। एनी डाउट? हाँ, जस्ट लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह सकते हैं, अगर 10 की स्पीड से आ रहा है, E की वैल्यू हाफ थी तो रिबाउंड कितना होएगा? 5 से। वैसे ही अगर A एम्पलीट्यूड से आ रहा है, अगर AT की वैल्यू 0.5 है, AT की वैल्यू 0.5 है, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड उसका आधा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, रिटर्न। अब जरा देखना सर, इसका हमें जब सिलेबस में हमारे पास ये नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये जरूरत क्यों है? हमें ये जरूरत ये है क्योंकि जब भी वेव जाती है, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आपको लूज एंड और हमारे पास फिक्स्ड एंड के रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनेगी कैसे? जब एक वेव जा रही है, इधर से वेव कंटिन्यूअसली बन रही है, इधर से भी वेव हमारे पास आ रही है, वो सुपर इंपोज होती है, उससे स्टैंडिंग वेव बनता है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब मैं अगर वेव को बना के भेजता हूं तो वेव डैंपिंग 0 कर देते हैं, जब मैं वेव को बना के भेजता हूं तो वेव वापस आती है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं यहां पे लूज एंड कह रहा हूं, यहां पे ये मूव कर सकता है, ये फिक्स्ड एंड है, ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। तो अगर मैं खुद मूव करा के छोड़ दूं, ये देखो, फ्री एंड पे जैसी वेव जाती है वैसी ही वापस जाती है, और फिक्स्ड एंड पे वेव पलट के वापस आती है। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, स्लो मोशन में देख लीजिए, हमारे पास फ्री एंड में वेव जैसे गई वैसे ही वापस आती है, ठीक है, और
फिक्स्ड एंड पे वेव पलट के, जब फिक्स्ड एंड होगा तो वेव पलट कर वापस आती है। देखो अगर आप कहो कि सर दोनों साइड फिक्स्ड एंड कर दो, तो मैंने कहा ठीक है ये लो हमारे पास, रुको हमारे पास दोनों साइड फिक्स्ड एंड कर दो। तो अब जरा देखना, ठीक है, हाँ ओके। अब इसका रीजन ठीक है, ये हमारे पास फिक्स्ड एंड पे वेव हमेशा उल्टी होके आती है। इसका रीजन आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। जरा ये समझना, हमारे पास वेलोसिटी, अगर मान लो एक वेव आ रही है तो यहां पे वेलोसिटी अंडर रूट में v इनिशियल है, अंडर रूट में t बाई म्यू, और अगर फिक्स्ड एंड है तो वेव की जो v फाइनल है जिस मीडियम में गया तो वो 0 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे लिए ए रिफ्लेक्टेड को अगर आप ध्यान से देखें, ए रिफ्लेक्टेड, ठीक है, हमारे लिए v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v फाइनल प्लस v इनिशियल। अगर v फाइनल हमारे पास 0 है तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, when wave will be reflected, when wave is reflected from fixed end, reflected from fixed end, हमारे पास a रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आएगा तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वाला नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जब ये वेव इससे टकरा के आएगी तो ये कुछ ना कुछ ऐसे होके वापस जाएगी। इतना समझ आया? इतना समझ आया बेटा? प्लीज सब बच्चों को समझने दो, ठीक है, हाँ प्लीज सीरियसली पढ़ाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, फील ले लेते हैं, फॉर्मूलाज तो 1 साल के बाद आप भूल जाएंगे, तो आपको रिवाइज करेंगे तो आपको टॉपिक कनेक्ट कर जाएगा, मानिए मेरी बात, ठीक है। हमारे पास, और ये जो बच्चा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गौरव कुमार आप लिख रहे हो, प्लीज शांति से बैठिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है पहले उसको पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट मत बनिए अभी, ठीक है। प्लीज जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि हमारे पास फिक्स्ड एंड से कभी भी वेव जब टकराती है तो v फाइनल हमारे पास 0 है, तो v फाइनल 0 होती है, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मींस एम्पलीट्यूड उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होने के बाद इस टाइप से हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। एनी डाउट? गॉट इट? अब जरा ये समझना, हमारे पास जो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज अंडर रूट में t बाई म्यू, जिसका मास पर यूनिट म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे स्पीड कम होगी। मान लो मैंने एक पतला धागा रखा है तो v इनिशियल इस केस में ज्यादा होगा v फाइनल से, हाँ या ना? पहले बोलो भाई, केस वन ओके, आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? अब मान लो एक पतला धागा एक मोटे धागे के साथ कनेक्टेड है, तो वेव की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो हमारे लिए जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा उसके अंदर स्पीड कम होगी। तो ये पतला धागा है, म्यू कम है, तो इसके अंदर स्पीड v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, हाँ या ना? क्लियर? तो हमारे पास जैसी मीडियम चेंज होएगा तो यहां पर रिफ्लेक्शन होएगा और ट्रांसमिशन होएगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको थ्योरी में यही बताया कि एक वेव जैसी एक मीडियम चेंज होता है तो यहां पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। हमारे पास v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, तो a ट्रांसमिशन देखना वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। a रिफ्लेक्टेड अगर मैं बात करूं, v इनिशियल हमारे पास अगर देखा जाए ग्रेटर है तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आपको ये चीज समझ आई? हमारे पास v इनिशियल ग्रेटर है तो ओवरऑल रिफ्लेक्टेड वेव जो बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास पॉजिटिव, मींस ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर? इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल। इसका मतलब ये है कि जब वेव इससे टकरा के आएगी तो रिफ्लेक्टेड वेव नीचे होके आएगी ऐसे, और ट्रांसमिटेड वेव कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी। दो वेव बनेंगी अब हमारे पास, ठीक है। एक वेव जो इस वाले मीडियम में थी, इसका ट्रांसमिशन का पॉजिटिव है तो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर होएगा, ये ऊपर से जाएगी, और रिफ्लेक्शन वाली नेगेटिव होने की वजह से नीचे से जाएगी। एनी डाउट? हाँ, ट्रांसमिशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला।
हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव एक मीडियम में तब बनती है जब वेव इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन की टकरा के वापस आती है, तो स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है, मैं अगर आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं, ऑल्दो चांसेस बहुत कम है कि मैं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ऑसिलेटर चाहिए होता है, लेकिन देखो उस साइड बननी स्टार्ट हो गई है ना, उस साइड बननी स्टार्ट हो गई। हमारे पास ऐसे 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 जैसे धागे में ऑसिलेशन हो रहा था वैसे ही हमारे पास ऑसिलेशन होने लग गया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो टकराने के बाद दो वेव्स, मैं जो इधर से भेज रहा था वो इधर से आ रही होती है, दोनों सुपर इंपोज करती। तो हमारे पास सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि जब वेव जा रही होती है हमारे पास एक ऐसे मीडियम से टकराती है जहां पे स्पीड कम है, तो ये उल्टी पलट कर वापस आती है लूज एंड पर। ध्यान से देखना, लूज एंड पर वापस कैसे आएगी। हमारे पास अब मान लो ये थोड़ी सी भारी है, तो V इनिशियल इज लेस देन V फाइनल, क्योंकि ये पतला है तो इसमें स्पीड ज्यादा बनेगी। जब ये वेव यहां पर जाके इस मीडियम को यहां पे टकराएगी तो जरा देखना, ट्रांसमिटेड तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, और रिफ्लेक्टेड V फाइनल ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेड भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास इस बार वेव ऐसे आई, ठीक है, इस बार हमारे पास वेव ऐसे और ऐसे जाएगी। एनी डाउट, एनी डाउट, ठीक है, एनी डाउट। सर ऑसिलेटर का भी ऑप्शन है, यस, एक बार चला के देखते हैं ऑसिलेटर से, आई होप हमारे पास बन जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ, या हमारे पास आई होप इससे बन जाए। ठीक है, एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ देखो स्टैंडिंग वेव, ये पार्टिकल रुक गए अब हमारे पास। ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास रुक गए। अब ये एनर्जी बार बार दे रहा है तो ये फिर से जाएगा, फिर देखना ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स फिर से रुक जाएंगे, ये रुक गया, 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 फिर ये एनर्जी देगा, फिर ये हमारे पास और एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा इस टाइप से। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, हाँ, नो डाउट, बट कनेक्ट कैसे करें बेटा, यही आपके पास ऑप्शन है अक्षत गुप्ता। ठीक है, समझने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, मींस हमारे पास जब लूज एंड, ये हल्का है जहां पे तेजी से भाग सकती है, लूज एंड की बात करो तो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसी आती है। ठीक है, मींस यहां पर अगर आपको कोई बोले फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस इज 0। जैसी वेव गई थी वैसी की वैसी आ गई वापस। ठीक है, और यहां पे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज पाई, पलट कर वेव वापस आती है, तो ये पूछा जा सकता है, फेज डिफरेंस इज पाई हमारे पास। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, हाँ, वेव उल्टी क्यों पलट रही बेटा, मैंने क्या बोला ना, ये फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है कि ये कहां से आए। ठीक है, अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या अगर मैं बताऊं, स्टैंडिंग वेव में बोला जाता है, अगर थ्योरी वाइज बोला जाए तो मैं जबरदस्ती आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाना नहीं, मेरे को सिंपल बोलना चाहिए था कि अगर एक मीडियम में एक वेव इधर से जा रही है और एक वेव इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, तो ये दोनों जब सुपर इंपोज करेंगी तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब बात यह है कि कई बच्चों को लगता है कि क्या सर हम लोग ऑसिलेटर दोनों साइड रखेंगे, नहीं, आप एक साइड फिक्स भी कर सकते हैं। अब ये वेव अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, तब भी ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स देंगी। तो आपको कहने का मतलब मेरे पास ये था कि अगर आपके लिए पार्टिकल जो जहां से टकरा रही है वो ऑसिलेट कर सकता है, तो जैसी वेव जाएगी वैसी वापस आ जाएगी। और अगर पार्टिकल, ठीक है, अगर देखो हमारे पास, रुक जा भाई, हाँ, हमारे पास लूज एंड है, ये फ्री हो सकता है, यहां पे स्पीड ज्यादा है, अगर मैं वेव को बना के भेजूंगा तो जैसी वेव भेज रहा हूं वैसी ही वापस आएगी। ठीक है, दिव्यांशु बेटा स्टैंडिंग वेव में इंपॉर्टेंट क्या, किताब बंद करो और भाग जाए यहां से, इंपॉर्टेंट पढ़ने आया, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। डेंसर मतलब फिक्स्ड पॉइंट से कभी भी रिफ्लेक्शन होएगा तो वेव पलट के वापस जाती है, बस आपको इतना याद रखना है, फ्री एंड से जैसी आई वैसे चली जाएगी और फिक्स्ड पॉइंट से वेव पलट कर हमारे पास वापस जाती है। एनी डाउट? ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा था। अब आती है स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास कैसे बनती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स, व्हेन टू वेव्स, ध्यान से लिखो, व्हेन टू वेव्स
when two waves of same amplitude सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड सेम फ्रीक्वेंसी मींस कोहेरेंट टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। To when two waves of same amplitude and same frequency are superimposed on each other, या फिर पहले लिखो moving in opposite direction, superimpose on each other, ठीक है, superimpose on each other, ठीक है, on each other, then we get standing waves, तब हमें क्या मिलती हैं, स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं, ठीक है। हमारे पास एम्पलीट्यूड अब ऊपर हो या नीचे उससे मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए हमारे पास। आप ऐसे ले लीजिए, हमारे पास मान लीजिए एक वेव ऐसे थी और एक वेव ऐसे थी, ये वेव जब आपस में एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती है, अब कई बच्चों को लगेगा सर नीचे वाली वेव नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है। हम लोग एक केस कर रहे हैं, उसमें सारे हम लोग अपने आप को रीयूज करेंगे, ठीक है। फेज डिफरेंस पाई हाउ, बेटा साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है, प्लस पाई का साइन ओमेगा टी प्लस पाई का आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, प्लस पाई का, तो माइनस साइन ओमेगा टी का इक्वेशन बनेगा ना, ग्राफ आपका ऐसा आएगा, मींस वेव पलट गई, हाँ या ना। किस किस को यहां पे दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है, कृष्ण गुर्जर, बेटा मेरी जेई रैंक छोड़ दे, पहले अपने पढ़ ले, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं भाई। अगर मान लो फेज डिफरेंस पाई का क्या है, अगर ये इक्वेशन साइन ओमेगा टी का था, मैं कहता हूं यार साइन ओमेगा टी प्लस पाई का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको ही पता है 180 प्लस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसा बनाते, ये ग्राफ पलट नहीं गया, तो क्या आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, अगर एक वेव ऐसे जा रही है पलट के आएगी तो उसका फेज डिफरेंस पाई का हुआ, यार इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी सी मैथ्स तो आपको आती होगी, आया ना, क्लियर, बहुत सही। अब आइए हमारे पास, तो ये वाला डाउट जिन बच्चों को है कि क्या सर वेव पलट के आ सकती है, ऑब्वियसली वो भी हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनाती है, ठीक है। तो जरा ये देखना कि दो वेव्स थी, y1 हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मान लो माइनस के एक्स, जो ये वाली वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरी वेव है हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि दोनों का आप जरा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम, दोनों का मीडियम सेम है तो स्पीड सेम, ओमेगा इक्वल टू के वी, तो स्पीड सेम है तो के सेम आया, एम्पलीट्यूड भी हमें सेम रखना है, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होनी चाहिए। जब ये दोनों वेव आपस में एक दूसरे से सुपर इंपोज करती है तब स्टैंडिंग वेव बनती है। तो y टोटल अगर मैं निकालूं तो y1 प्लस y2, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो यहां पर a कॉमन ले सकते हैं, साइन a माइनस बी साइन ओमेगा टी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, अब ये डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन, कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। हमारे पास राहुल राज पूछ रहा है कॉस क्यों नहीं बना, बेटा वो पाई बाय 2 की शिफ्ट पे बनता है, गधा है, साइन 180 क्या ही बेटा, इसीलिए ना वेव्स मतलब गधे वाली हरकतें छोड़नी ही नहीं होती हैं। जब ये इवन होता है तो साइन में ही रहेगा, साइन थीटा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये माइनस साइन थीटा आएगा। यार तुम्हारी मैथ्स खराब है तो इतने घटिया डाउट तो मत पूछो ना यार, मान लो कि तुम्हारी मैथ्स खराब है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। Why do not green particle do not move, बेटा आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, उन्हीं को तो हम लोग नोड्स कहते हैं, उन्हीं को तो मैंने क्या कहा था जब हम लोग स्टैंडिंग वेव बना रहे थे, ठीक है। अब अंकल को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द बेस्ट वीडियो आई हैव, ठीक है। अभी यहां पर ध्यान से देखना, अंकल बीच में मत आना बस, अरे यार, अरे 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 यार बीच में रुक गया ठीक है।
हाँ अंकल साइड में, हाँ बस बस ये पॉइंट देख रहे हो, ये नहीं हिल रहा ना, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास नहीं हिल रहा ना। आप ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर एक वेव दिखाई दे रही है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव। ये कहीं आगे चलते हुए दिखाई दे रही है क्या आपको? ठीक है, अरे यार चुप करो यार, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड्स। तो स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास वेव ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते हुए रहेगी। इसका एक स्लो मोशन भी, रुको मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये देखना। अरे नहीं नहीं अंकल आप बस उठो, बस हम खुद देख लेंगे जो भी देखना है, ठीक है। हाँ रुको भैया, हाँ हाँ ये देखो, अभी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो ये दो हिस्सों में वो होगी। तो एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट रुका रहेगा, एक यहां पे पॉइंट है, और एक बीच में, अंकल बस आप उठना मत, ये वाले देखो, इसका दिखा रहा था स्लो मोशन, ठीक है। हाँ अब इतने मोटे हो गए लेकिन तब भी छुपा नहीं पा रहे इनको, ठीक है। कर लो भैया, सेकंड दिखाओ हमें, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, देखिए यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही आपको क्या पाया, एक पॉइंट बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है और ये दोनों बिल्कुल वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो और पॉइंट्स बढ़ गए, ये और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा और पॉइंट्स ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज के बारे में मैं बात करूंगा अभी, हाँ ठीक है। हाँ अब जरा यहां पर देखा जाए हमारे पास क्या क्या है। साइन ओमेगा टी माइनस क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये कट गए, ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है। इस टाइप से स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनती है। सर ये आपको कैसे पता लगा स्टैंडिंग वेव है? अब जरा यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, पहले छाप लो भाई, ठीक है, छाप लो भैया, हाँ छाप लो पहले, छाप लो भैया, हमारे पास, बोलो भाई छाप लिया, बात सही। अब जरा आइए कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है, इक्वेशन ऑफ ये स्टैंडिंग वेव है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप तो भैया बस मैथ्स करेंगे तो मैथ्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स तो करना नहीं आता है। हम आपको दिखाते हैं 2a cos के x, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2a cos के x sin ओमेगा टी, ऐसे लिख रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, this is nothing but amplitude of the wave is function of x. Amplitude of wave is function of x. ये जो रिजल्टेंट वेव आई, ये तो टाइम का फंक्शन है, ये जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये x का फंक्शन है। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स आपको मैंने वीडियो में दिखा दी है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक स्टैंडिंग वेव ऐसे बनी थी, ठीक है, एक स्टैंडिंग वेव ऐसे बनी थी, ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में धागा ऑसिलेट कर रहा था, है ना, ऐसे, है ना। एक स्टैंडिंग वेव ऐसे थी हमारे पास। मैंने कहा कि स्टैंडिंग वेव हमारे पास ऐसे, अभी ऑर्गन पाइप्स में भी मैं आपको, साउंड वाले केस में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे भी बनेंगी। अगर मैं एक धागे को दीवार के साथ बांध लूं, आपने कई बार करा होगा, धागे को दीवार के साथ बांध रखा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया, तो ये ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास देर इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट मैक्सिमम ऑसिलेशन, दिस पॉइंट इज एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, इसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड हो रहा है ऑसिलेशन का। इसको हम लोग एक टर्म देते हैं विच आर कॉल्ड एंटी नोड्स। क्या कहते हैं? एंटी नोड्स, ठीक है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा था, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं नो ऑसिलेशन वाले पॉइंट्स को, नो ऑसिलेशन, जिनका कोई ऑसिलेशन नहीं है, दीज आर कॉल्ड नोड्स। तो एक नोड ये है और एक नोड हमारे पास ये है, ठीक है।
जरा इस पार्टिकल को देखना, ये पार्टिकल सिर्फ अपने इस वाले एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको क्या दिख नहीं रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे एक्स पर जा रहा हूं, एट डिफरेंट एक्स एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, हाँ या ना? पहले तो आप ये बताइए, एट डिफरेंट एक्स एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, हाँ या ना? अगर मैं इसी वीडियो का स्लो वाला पार्ट देखूं कहीं पर जो कराया था, जरा ये देखना, हमारे पास जो ये वाली वेव है हमारे पास, ठीक है, इसकी मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूं, ठीक है, कहां गया प्लेबैक स्पीड 0.25 हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखना, जब स्टैंडिंग वेव बनी थी, ये वाला पार्टिकल अपने पॉइंट पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट कर ही नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट कर नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट कर नहीं रहा है। तो हर एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। 2a कहां से आया? बाप रे बाप, बाप रे बाप, भैया मौत आ जाए यार। इसको अगर आप जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो यार ये ट्वाइस नहीं हो जाएगा, पागल वागल हो क्या है? ठीक है, इसको और इसको जोड़ोगे तो यहां पे माइनस, ये कट गया तो इसको क्यों छोड़ दिया? अरे कट गया यार। हाँ ठीक है। तो बेसिकली इन स्टैंडिंग वेव्स जो पॉइंट हमारे पास ऑसिलेट नहीं कर रहे होते उनको हम लोग नोड्स कहते हैं, इनका एम्पलीट्यूड 0 है। और जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहे होते हैं इनको हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। तो सर हमारे पास आपको यहां से कैसे दिखाई दिया? यहां से इसलिए दिखाई दिया बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है 2a cos kx sin ओमेगा t। ठीक है, ये था उसका एम्पलीट्यूड, ये था उसका एम्पलीट्यूड। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव का, दैट इज 2a cos kx। अब आप मेरे को सारे लोग बताइए cos kx 0 कब होता है? ठीक है, cos kx 0 कब होता है और cos kx 1 कब होता है? प्लस माइनस 1। सोच के बताइए। अब भाई पानी पिलाओ यार। हाँ हमारे पास kx 0 तब जब होएगा जब हमारे पास ये लिख सकते हैं kx इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। अगर जनरल केस की अगर मैं बात करूं तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n की वैल्यू हमारे पास अगर आप 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, इतने सारों पे हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखना क्या आ रहा है। अगर हम लोग n की वैल्यू 0 डालते हैं तो x k था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू, हमारे पास n की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो ये पाई बाय 2 आया। तो जरा x को जरा देखना हमारे पास क्या आया। x की वैल्यू पाई से पाई कट जाएगा तो लैम्डा बाय 4 आया। ठीक है, x की वैल्यू जैसी 1 डालोगे तो यहां पर हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, जैसे आप 1 डालोगे तो ये 3 पाई बाय 2 होगा। ठीक है, 3 पाई बाय 2 होगा। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। एनी डाउट? ठीक है, हमारे पास cos kx हमारे पास प्लस माइनस 1 कब होएगा? जब kx की वैल्यू n पाई के बराबर होगी। ठीक है, cos 0 भी 1 होता है, n की वैल्यू अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 ऐसे। मैं समरी दूंगा, पहले ये समझना है आपको। kx इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई। तो अगर आप x की वैल्यू की बात करें यहां से तो x की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 0 पर। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू 1 डालोगे तो लैम्डा बाय 2 पर, फिर
n की वैल्यू 3 डालोगे 3 लैम्डा बाई 2 पर, ऐसे 5 लैम्डा हमारे पास 3 और 4 डालोगे तो 2 लैम्डा, इस टाइप से। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? 1 पे लैम्डा बाई 2, 2 पर लैम्डा, ठीक है, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 लैम्डा, ऐसे आई। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। cos kx 0 मींस एम्पलीट्यूड जिन पार्टिकल्स का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन पॉइंट्स पर आपको एंटी नोड्स मिलेंगे, वो नोड्स मिलेंगे। ऐसे पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उनको हम लोग कहते हैं नोड्स, और उनका पोजीशन क्या क्या मिला, ये मिला। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जिनका ऑसिलेशन प्लस माइनस ए पर हो रहा है, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स पे मिल रहे हैं? इन पॉइंट्स पर, ठीक है। एनी डाउट? पहले ध्यान से आप ये समझ लीजिए, मींस इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड एक्स के साथ हर पॉइंट, हर डिफरेंट एक्स पे एम्पलीट्यूड अलग अलग, हर डिफरेंट एक्स पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है। वो पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 है उनको नोड्स कहते हैं, और वो कहां कहां पर मिले? ये यहां पर। और जो पॉइंट्स जो प्लस माइनस ए पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहे थे वो कहां कहां पर मिले? इन पॉइंट्स पे। एनी डाउट? ठीक है, यस। अब जरा समझना, हमारे पास क्या कह रहा है? जो इक्वेशन थी y इक्वल टू हमारे पास a cos kx साइन ओमेगा टी। ध्यान से सुनना बेटा, आप अब ये आपके लिए समरी है। x की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 डालेंगे, ये 2 था यहां पर 2a, ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो एट दैट पॉइंट, ठीक है, अब मैं समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एट दैट पॉइंट हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड सिर्फ, ठीक है, cos 0 1 2a। इसका मतलब समझ रहे हो? ये कुछ इस टाइप का ऑसिलेशन हो सकता है, या तो ऐसा कि x की वैल्यू 0 पर पार्टिकल बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहा था, एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 2a, ठीक है, हमारे पास ये प्लस 2a भी गया और ये माइनस 2a भी गया। ये हुआ x की वैल्यू पर आपको मिला एंटी नोड, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है। ये पॉइंट्स होंगे जहां पर ये रुका रहेगा, दीज आर कॉल्ड नोड्स। जो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एंटीनोड्स, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड अवर नोड। अब जरूरी नहीं है ना कि एक ही लूप बने, ऐसे बहुत सारी लूप बन सकती हैं, अब जरा देखना, जो ये फंक्शन था ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू 0 पर, जरा ये देखो, x की वैल्यू, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, x की वैल्यू 0 पर हमारे पास एंटी नोड आया, ठीक है। फिर x की वैल्यू कब आया? लैम्डा बाई 2 पर, ठीक है, हमारे पास ये x की वैल्यू लैम्डा बाई 2, ठीक है। फिर हमारे पास कब आया? लैम्डा पर, ठीक है, हमारे पास फिर कब आया? कहां गया वो? हमारे पास फिर आया यहां से x की वैल्यू लैम्डा पर, इस टाइप से, ठीक है। हमारे पास रुको एंटी नोड्स हमारे पास कहां कहां आ रहे थे? हाँ, x की वैल्यू 0 लैम्डा बाई 2 ये आया, फिर हमारे पास अगला एंटी नोड यहां आया, ये लैम्डा पर, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास मैंने आपको एक बोला था, स्टैंडिंग वेव आपको आंखों से दिखेगी, हाँ या ना? अरे 30 मिनट्स लेफ्ट, चुप रहो यार प्लीज विशाल बेटा, ठीक है। अगर वेडनेसडे तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो जितना छूट गया, फिर ये हो जाएगा आपके लिए। प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बाद मेरे पास बहुत वर्कलोड है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। हमारे पास मैंने कहा था स्टैंडिंग वेव आपको आंखों से दिखेगी, राइट, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं, जब ये ऑसिलेशन हो रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमारे पास यहां पर
जब वेव ऑसिलेट कर रही है तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा एक वेवलेंथ है, ये पूरा एक वेवलेंथ है। क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? हाँ या ना? अगर आप इस स्टैंडिंग वेव को देखें जिसमें दो लूप्स बने हुए हैं तो एक पूरा एक वेवलेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा अपने आंखों से। हाँ या ना? हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? कोई ये बता सकता है कि यहां पे दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना? अगर ये पूरा लैम्डा है, पूरी एक वेव दिखाई दे रही है ना, पूरा अगर ये लैम्डा है तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। आपको स्टैंडिंग वेव आंखों से दिखाई दे रही है, ये एक नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, ठीक है। हमारे पास दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। आधी वेव, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ये एक एंटी नोड है, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। हाँ या ना? सारे बच्चे पहले ये बताओ, नोड और नोड, एंटी नोड और एंटी नोड दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है यहां से? क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है यहां से? हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? क्लियर है? इसको अगर मैं और कॉम्प्लिकेट ना करूं तो जरा यहां पर समझना, हमारे पास इन दोनों के बीच में दो नोड्स, ठीक है, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ऐसे चल रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, आगे वाले के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ऐसे चलेगा। मींस हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि एक आधी आपको दिखाई देगी, ये 1/4 लैम्डा बाय 4 होता है। ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास एक नोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, एंटी नोड और आधी वेव ये 1/4 और 1/4, तो दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो हमारे पास लैम्डा बाय 2। आया ना? आया ना? ठीक है। कहने का मतलब जब भी स्टैंडिंग वेव बनती, ये आपको, अब मैं आपको धीरे धीरे समराइज कर रहा हूं कि ये क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन है। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन है। मैंने कहा अच्छा, अगर फंक्शन है तो हमारे पास वो कौन से पॉइंट है जो हिल ही नहीं रहे, क्योंकि cos के एक्स एक बार 0 भी होता है, तो वो पॉइंट्स आ रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, cos के एक्स 0 आ रहे थे, वो नोड्स कहलाए, वो ऐसे ऐसे आ रहे थे। मैंने देखा उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा है। वो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे थे +-2a का, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही 1 होएगा तो +-2a का ऑसिलेशन हमारे पास हो रहा होता है। वो होते हैं एंटीनोड्स, ठीक है, उनके बीच का भी गैप लैम्डा बाय 2 का ही होता है, ठीक है। बेटा पता है तुम लोग ना जाते जाते मेरे को सही में बहुत ज्यादा दुखी कर दोगे, ठीक है, जाते जाते सही में बहुत ज्यादा दुखी कर दोगे। कुछ बच्चे पूछ रहे क्या ये लास्ट क्लास है, ठीक है, कुछ बच्चे फालतू की बकवास कर रहे हैं। मैंने आप बोला था कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता हो, लेकिन पता नहीं क्या बोलूं मैं, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। आ जाओ हमारे पास समरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि हमारे पास दो वेव्स, ठीक है, जब आपस में इंटरफेयर करती हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन अगर होएगी, अपोजिट डायरेक्शन अगर हमारे पास होएगी तो ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव देता है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव हमारे पास डेवलप होती है, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला था कि सर, ठीक है, कि सर साइन के एक्स, कॉस के एक्स, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, यस। तो स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप से आपको मिलेंगी, देखने से ही पता लग जाएगा। 2a हमारे पास, अब यहां पर जरा देखो इस वेव की y1 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। वो हो सकता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ध्यान से सुनना,
ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी तो ऑप्शन हो सकता था। यहां से जो सेकंड वेव आ रही है इसका क्या हो सकता था हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस टाइप से आपके कॉम्बिनेशन हो सकते थे। तो साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ऐड करोगे तो कुछ और बनेगा, ये दोनों का सुपर इंपोज होगा तो कुछ और होगा। एक साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, उल्टी वेव भी हो सकती है ना। तो हमारे पास इनके बीच के हमारे पास सुपर पोजिशन से क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं वो जरा ध्यान से देखना। 2a साइन के एक्स, हमारे पास साइन ओमेगा टी भी आपको दिख सकता है। 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी भी आपको मिल सकता है। 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी भी आपको मिल सकता है। 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी भी आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग आप किस टाइप की वेव्स का सुपर इंपोजिशन करा रहे हो। ये सारे के सारे हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स ही। ये आपको क्या बता रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड हमारे पास 2a है, मतलब x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड है, ये बता रहा है बस। ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड 0 है, तो मतलब उस समय वहां पर x इक्वल टू 0 पर नोड बना हुआ है। ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 है, तो ये क्या बता रहा है कि उस समय वहां पर नोड बना हुआ है। x इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड 2a, हमारे पास एम्पलीट्यूड 2a आएगा, तो ये क्या बता रहा है कि वहां पर एंटी नोड बना हुआ है। हमारे पास अब जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे आप ऑसिलेट करा रहे हो वहां पे नोड हो या एंटी नोड हो, तो इक्वेशंस हमारे पास बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, हाँ ठीक है, एनी डाउट। हमारे पास इनके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स की बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं, नो डाउट। जो आप बच्चे कह रहे थे ना कि सर आपको कैसे पता कि सिर्फ साइन और कॉस होगा, जरूरी नहीं है। हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमारे पास डिपेंडिंग कि x इक्वल टू 0 पर क्या है उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। जो ये वाला था उसके लिए था कि x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड है, बस ये था। ठीक है, पहली बात लिख लो भाई जल्दी से, लिख लो भाई जल्दी से, लिख लो भाई जल्दी से जल्दी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लिख लिया। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, ठीक है, when standing wave is formed, when standing wave is formed, there is no transfer of energy, इसीलिए there is no transfer of energy in either direction, इसीलिए स्टैंडिंग वेव कहा जाता है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना इधर से, जितना इस साइड का डायरेक्शन का एनर्जी फ्लो है उतना इधर है, तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है। तब नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव बनती है, अब कैसे कैसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। पहली, जैसे अब कुछ बच्चों को रहेगा सर x इक्वल टू 0 पर हमारे पास ऐसे हो, x इक्वल टू 0, तो ये एंटी नोड और ये नोड। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है। ये x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। मैंने कहा बिल्कुल। सर क्या हमारे पास और लूप भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, ऐसे भी हो सकता है। क्या सर हमारे पास दोनों साइड बंद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बेसिक आपकी ऐसे बनेगी, नोड एंटी नोड नोड, इनके बीच में सर और लूप्स भी बन सकते हैं, यस, आपका ऐसे भी बन सकता है, नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। क्या सर और भी लूप्स बना सकते हैं, यस आप, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट होते हुए दिखाया है, उन्होंने बहुत सारे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके नोड्स एंटी नोड्स बढ़ते चले जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है,
हमारे पास हर जगह पर ध्यान से देखना, एट ऑल पॉइंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड इज 2a। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड, जो एंटी नोड होता है वो कितना ऊपर नीचे जा रहा होता है, दैट इज 2a। एम्पलीट्यूड ऑफ नोड इज 0। एम्पलीट्यूड ऑफ नोड इज 0, क्योंकि आपको आंखों से दिखाई देगा। ये जरा देखो, ये एक पूरी वेव है, तो दो हमारे पास नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, ठीक है। दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होता है, और हमारे पास एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। बोलिए यहां पे कोई पंगा? बोलिए बेटा, वाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज नोड बताना है, ठीक है। जरा ये देखो हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसा होता है। जब मैं किसी भी वेव का, ठीक है, हमारे पास किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूं, चलो रुको, ठीक है। हमारे पास जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो लूप्स ज्यादा बनेंगे ना यार, देखो लूप ज्यादा बन रहे हैं। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास लूप्स कम हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हमारे पास उतने ही ज्यादा लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट? Why some particles do not move? बेटा इसीलिए तो मैंने बताया ना कि हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में वेव ऐसा ही टकरा के नीचे आती है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पर एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, ये कहीं पर नहीं है कि नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स, ये कहीं नहीं बोला। एक एंटी नोड है, दो नोड है, यहां पे एक एंटी नोड और एक ही नोड है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इन स्टैंडिंग वेव्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन स्टैंडिंग वेव्स जरा ध्यान से देखना कि मान लो मेरे पास इस टाइप से एक स्टैंडिंग वेव बनी, ठीक है। हमारे पास इस टाइप से, मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया है, इस टाइप से हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव हमारे लिए बनी हुई है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पर ऐसे है, तो कोई बता सकता है कि इसके लिए कौन सी इक्वेशन ज्यादा बेटर रहेगी? हमारे पास साइन के एक्स वाली या कॉस के एक्स वाली? इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रहा हूं कि हमारे पास 2a साइन के एक्स वाली काम आएगी, ठीक है, या फिर 2a cos के एक्स वाली काम आएगी। कौन सी ज्यादा बेटर है? कोई बता सकता है? बहुत सही, cos के एक्स। क्यों भाई? आपके लिए x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर, x की वैल्यू 0 डालते ही हमारे पास यही तो फंक्शन बन सकता है, यही तो हमारे पास फंक्शन बन सकता है, आया ना? ठीक है, ये हो या फिर हमारे पास ये हो। एम्पलीट्यूड 0 होने के लिए x की वैल्यू 0 पर यही फंक्शन हो सकता है। बहुत सही, चलो कई सारे बच्चों को ये चीज समझ आई। अब जरा ये समझना, अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या सभी पार्टिकल्स की इस लूप में, ये दिस इज लूप 1, इसको लूप कहते हैं, लूप 1, एंड दिस इज लूप 2, क्या एक लूप में सभी पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहे हैं, हां या ना? क्या अगर मैं इस लूप की बात करूं तो क्या सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहे हैं, हां या ना? हाँ बोलो भाई, क्या हमारे पास सभी एक ही एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहे हैं, हां या ना? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों बेटा? इसके थोड़ी देर के बाद ये वेव जब स्लो मोशन में आपको दिखाई गई तो कुछ ऐसे दिखाई गई, है ना? फिर इन्होंने दिखाया कि ये ऐसे हुआ, फिर ये थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड गई, ठीक है, फिर
ये हमारे पास और इस टाइप से हुई, ठीक है, ये और इस टाइप से हुई, ठीक है। फिर हमारे पास दिखाया कि ये इस टाइप से, ये स्लो मोशन में आपको दिखाया गया था, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही होती है, मतलब अगर ये वेव इधर जा रही है तो ये इधर जाएगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। याद रखना, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम लूप, particles of same loop do not have same amplitude, सिर्फ और सिर्फ एंटी नोड ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड अगर कोई पूछ ले तो दैट इज 2a, और एम्पलीट्यूड ऑफ नोड दैट इज इक्वल टू 0। हर x के लिए जरा ये वाला पार्टिकल को जरा ध्यान से देखना, हमारे पास इस वाले पार्टिकल की बात करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड ये यहां से सिर्फ इतना ऊपर गया और इतना ही नीचे गया, ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर गया और इतना ही नीचे गया। एंटी नोड सबसे ज्यादा ऑसिलेट करता है, ये कम ये कम ये कम ये कम ये कम कम करते करते 0, ठीक है। नेक्स्ट, all particles of same loop हमारे पास oscillate in same phase। इसका मतलब सेम फेज मतलब एक साथ ऊपर जाना और एक साथ नीचे होना। ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे, एक साथ मीन पर, एक साथ एक्सट्रीम पर, ऑसिलेट सेम फेज पे कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, phase difference between particles of two consecutive loops, दो कंसेक्यूटिव लूप्स के पार्टिकल का अगर मैं फेज, ये नीचे जा रहे होंगे तो ये ऊपर, ये नीचे जा रहे होंगे तो ये ऊपर, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई होता है क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। क्या आपको ये चीज समझ आई? क्या? बहुत सही, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं पाई का होता है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। सर दो लूप में क्या लिखा है? दो लूप में एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा। हाँ, एक लूप में दो पार्टिकल्स होंगे जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। हमारे पास साइन का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो साइन का ग्राफ अगर 0 से π/2 का अगर आप देखते हैं तो दो बार सेम वैल्यू हमारे पास ले लेता है, 0 से π तक लेके हमारे पास दो बार सेम वैल्यू लेता है, वैसे यहां पर भी होगा, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स। अब आता है, मैं हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स की बात कर रहा था, ठीक है, हार्मोनिक्स और ओवरटोन, क्योंकि हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, ठीक है। हमारे पास कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होता है तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर एट विच या फिर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड which can be delivered, उसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर दो वर्ड्स आते हैं, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, जब इसने ऑसिलेट कराया था पहले स्टैंडिंग वेव नहीं बनी, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जिसपे मैक्सिमम एंटी नोड्स और दोनों साइड नोड्स बने थे, जो ये इसने फ्रीक्वेंसी दिखाई दैट 119, ठीक है। ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर सबसे पहले स्टैंडिंग वेव बनी,
और धागे के केस में देखोगे तो ये धागा जैसे ऑसिलेट कर रहा था, फंडामेंटल मींस बेसिक, है ना। तो इससे नीचे फ्रीक्वेंसी में कहीं पर भी, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी पर कहीं पर भी हमारे पास स्टैंडिंग वेव नहीं बनी थी। जिस फ्रीक्वेंसी पर या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर आपकी पहली स्टैंडिंग वेव बनती है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी 119 आई, अब ये हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बढ़ाते ही आपको दिखेगा दो लूप यहां पर दिखेंगे। अब एक यहां पे लूप दिख रहा है, एक यहां पे लूप दिख रहा है साउंड के केस में, एक यहां पे, क्योंकि ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे, ये नोड हो गए, ठीक है। जो ये सेकंड आई आपकी, जो ये सेकंड आई, ठीक है, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे देखो दो गुनी आ गई, ये इसकी दो गुनी आ गई, राइट। अब जरा समझना, हमारे पास मान लो मेरे पास एक धागा या गिटार का एक स्ट्रिंग है जो बेसिकली ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 10 हर्ट्ज, बेसिक जो स्टैंडिंग वेव बनी, तो इसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, हार्मोनिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने वी प्लेड द स्ट्रिंग, अब हम लोगों ने बाद में वी प्लेड द स्ट्रिंग, वी प्लेड द स्ट्रिंग at frequency 50 hertz, at frequency 50 hertz, तो ये इसकी 5 गुनी फ्रीक्वेंसी थी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक। तो हार्मोनिक्स क्या है, बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। हाँ, कितने नोट्स बनेंगे अभी मेघांश बेटा, हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। हार्मोनिक्स क्या होते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनो, हार्मोनिक्स होते हैं कितने इंटीजर पे आपकी, जैसे फंडामेंटल 10 पे बनी, अब आप बजा रहे हो 50 हर्ट्ज पे, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक आप बजा रहे हो। जैसे अगर मैं इस बंदे की बात करूं, ठीक है, इसने पहला 119 पे करा, अब 228 पे बना, तो ये कौन सी हार्मोनिक हो गई उसकी, सेकंड, क्योंकि फंडामेंटल 119 पे थी, अब दोबारा जो स्टैंडिंग में बनी है दैट इज 238, तो ये सेकंड हार्मोनिक हमारे पास बजा रहा है। एनी डाउट, ठीक है, एनी डाउट, ठीक है। तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं, कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड हमारे पास हार्मोनिक्स, ओके। हाँ, डैम्पिंग नहीं होगा, एक बच्चा कह रहा है अरे भैया आपके सिलेबस, डैम्पिंग होगा लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है और आपकी औकात भी नहीं है समझने की, ठीक है, और ना हमारी औकात है आपको डैम्पिंग समझाने की। ओवरटोन्स क्या होते हैं उसको मैं अभी आपको और क्लियर करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट, गिटार ही मान लो, वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो था दैट इज 10 हर्ट्ज। अब मैंने उस गिटार को किस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को किन किन फ्रीक्वेंसीज, वी प्लेड फ्रीक्वेंसीज, हमने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज बजाई, हमने बजाई 10 हर्ट्ज, फिर हमने बजाई 15 हर्ट्ज, फिर हमने बजाई 30 हर्ट्ज, फिर हमने बजाई 45 हर्ट्ज, फिर हमने बजाई 80 हर्ट्ज, फिर हमने बजाई 100 हर्ट्ज। इतनी सारी फ्रीक्वेंसी, जैसे आप गिटार बजाते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं तो आपकी कभी पिच हाई होती है, बहुत तेज फूकते तो हाई पिच, लो पिच, तो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट बजाई जाती हैं। तो हमने क्या करा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे बजाया। अब जरा देखना हार्मोनिक्स कौन कौन है और ओवरटोन्स क्या है। इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एन नॉट। ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास हार्मोनिक है, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल पे है। और कौन सा हार्मोनिक होगा, ये 3 गुना है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है। हमारे पास 45 इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, 80 ये भी एक हार्मोनिक है। और कौन सा हार्मोनिक है आपके पास, एर्थ हार्मोनिक है, ये भी आपका हार्मोनिक है, ठीक है,
ये भी आपका हार्मोनिक है। और ये कौन सा हार्मोनिक हुआ? आपका 10th हार्मोनिक। हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ओवरटोन्स क्या होते हैं? आपने जितनी भी फ्रीक्वेंसीज पे बजाया, ठीक है, इसको फंडामेंटल को छोड़ के दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, जैसे नंबर कर दिया आपने, फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, ठीक है, दिस इज थर्ड ओवरटोन, ठीक है, दिस इज फोर्थ ओवरटोन। इसका इंटीग्रल उससे कोई लेने देनी, बस नंबरिंग कर दिया आपने, ओवरटोन, दिस इज फिफ्थ ओवरटोन। तो बेसिकली ओवरटोन्स आर क्या है हमारे पास? ओवरटोन्स की अगर आपको कोई बात पूछे, ओवरटोन्स क्या होते हैं? हायर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपकी ओवरटोन्स कहलाती है। अब जरूरी नहीं है कि ओवरटोन आपका हार्मोनिक हो। आपने मान लो 10 फंडामेंटल था, आपने किस किस पे बजाया? 10 पे भी बजाया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपने कहीं ना कहीं सारे ओवरटोन्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे ओवरटोन्स, और इनमें से हार्मोनिक्स सिर्फ एक था, सेकंड हार्मोनिक 20 हर्ट्ज का जो आपने बजाया। एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट? हार्मोनिक्स ओवरटोन, बस बेसिकली पता क्या है, ये नंबरिंग है, ठीक है। आप ओवरटोन्स आर जस्ट नंबर। आपने कौन कौन से बजाया भाई? मैंने 10 भी बजाया, 11, 12, 13, 14 नंबर कर दिया, ये फर्स्ट ओवर फंडामेंटल को छोड़ के उसके बाद नंबरिंग कर दी, वो ओवरटोन्स है। और हमारे पास जो इंटीग्रल मल्टीपल्स थे वो है हमारे पास हार्मोनिक। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, हाँ, ओके। तो बेसिक सी चीज ये। तो अब हमें स्टैंडिंग वेव्स, हमें वायर्स में और ऑर्गन पाइप, फ्लूट के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आएगा तो मैं बता रहा हूं सारे पीवाईक्यूज आप डायग्राम बना बना के आसानी से कर लेंगे। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग लूज एंड। मान लो हमारे पास एक साइड से धागा लूज पड़ा हुआ है और एक साइड से फिक्स है, ठीक है। मतलब मैंने एक धागा लिया, मैं उसको ऑसिलेट करा रहा हूं। तो बेसिक फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? ऐसे बनेगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल लेके चलेंगे, ध्यान से सुनना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास एल है, ठीक है। तो ये जो धागा है एल लेंथ का, ध्यान से सुनना, ये जो धागा है हमारे पास एल लेंथ का, दिस इज द फंडामेंटल केस। इससे छोटी हमारे पास स्टैंडिंग में बनी नहीं सकती। एक साइड एंटीनोड जो सबसे ज्यादा घूम रहा है, एक साइड नोड। तो क्या आप मेरे को यह बता सकते हैं कि इस धागे के अंदर एक एंटीनोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? एक एंटीनोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं? जब हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव बनाई तो एक एंटीनोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बताइए बेटा। बहुत सही, λ/4, ठीक है, λ/4, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे क्या लिखा मैंने? जो लेंथ का मेरा धागा था, जब स्टैंडिंग वेव बनेगी तो आंखों से मैं उस वेव को देख पाऊंगा। ये कहीं ना कहीं इस वेव का, ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये जो वेव थी ये आधी बनी और ये आधी बनी, ये उसका 1/4 आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंडिंग वेव में, ये आपको 1/4 इसका दिखाई दे रहा होगा। जो स्पीड है दैट इज √में T/μ। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो जो इसमें फ्रीक्वेंसी, मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी से इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करना होगा, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्पीड बाय वेवलेंथ 1/λ इंटू √में T/μ। ध्यान से देखना, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 4L, तो 1/4L √में T/μ। जो वो मोटे वाले अंकल थे वो एक ऑसिलेटर लेके बैठे हुए थे, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे बात करें, ठीक है, हमारे पास ये वाला जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है ये ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेट करा रहा है हमारे पास, ठीक है। यहां पे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो वेव बढ़ रही थी हमारे पास, ठीक है। सबसे फंडामेंटल इन्होंने जो बनाई थी वो कुछ ऐसी बनाई थी हमारे पास, ये बेसिक जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड एंड बंधे हुए हैं इसलिए अलग है, लेकिन एक एंटीनोड और नोड, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी उस डिवाइस में
यहां पे ऑसिलेट हो रहा है, ये डिवाइस में इतनी बेसिक फ्रीक्वेंसी जब मैं सेट करूंगा, लेंथ ऑफ द वायर, कितने टेंशन से खींच रखा है, मास पर यूनिट, सब नोन वैल्यूज हैं। अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करूंगा तो ये वेव ऐसे ऑसिलेट होते हुए हमें दिखाई देगी। एनी डाउट? क्या आपको समझ आया ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेटर की है जो इसको ऑसिलेट करेगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1/4L अंडर रूट में T by mu हुई, विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो हमें इस टाइप की स्टैंडिंग वेव्स बनती हुई दिखाई दे जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत सही। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद आपका, अगर आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, अगर आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो वही एल लेंथ का धागा है आपका, वही एल लेंथ का धागा है आपका, ठीक है। ऐसे वेव बन सकती है हमारे पास, क्योंकि फ्री एंड पे पार्टिकल घूम सकता है, मूव कर सकता है। सर आप कैसे एंटी नोड इधर क्यों बना रहे हो? क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर सकता है ना यार। तो ये एक एंटी नोड, ये एक नोड, और एक ये हमारे पास नोड, ठीक है। अब जरा देखना, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 और ये λ/4, ठीक है। जोड़ोगे तो L की वैल्यू 3 λ/4, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4L/3। इस बार इस वेव को बनाने के लिए, इस वेव को बनाने के लिए ध्यान से सुनना, हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी 1/λ अंडर रूट में T by mu, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे आप डालोगे 3/4L अंडर रूट में T by mu। ये आप कोई बता सकता है, अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास कौन सा हार्मोनिक है? बेटा जिनको छुट्टी चाहिए प्लीज चले जाओ, ठीक है। अगर कोई ये बता दे कि अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, न्यू नॉट हमारे पास ये आया, ये वाला पूरा वैल्यू, तो ये कौन सा हार्मोनिक है? बहुत सही, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 3 न्यू नॉट है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद आपकी स्टैंडिंग वेव ऐसी ही बन सकती थी, एक ऐसी, फिर उसके बाद इस टाइप से। तो फर्स्ट ओवरटोन यहां पे थर्ड हार्मोनिक है। सिंपल, बहुत सही भाई। इंटीग्रल मल्टीपल देखो ना, ये अगर कुछ फ्रीक्वेंसी आई 10 तो आपको 30 पर ऐसी वेव मिलेगी, ठीक है। इससे एक और ऊपर आ जाओ, इसका एक हायर ओवरटोन और बनाते हैं, इसका अगला ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बनाते हैं। तो हर ओवरटोन पे आपको एक लूप बढ़ाना है। बेसिकली करना क्या है, जरा ये देखो, मैं अब ऐसे बना रहा हूं, ये फॉर्मुलेस देखना डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर आपको बनाना आ गया, फ्री एंड है तो फ्री एंड पर तो भैया एंटी नोड बनेगा, ये नोड, ये नोड, ये नोड। अब देखो पूरी वेव तो दिखाई देगी, तो ये तो पूरा लैम्डा है, ये हमारे पास λ/4 है, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा 5 λ/4। जरा यहां पर देखना, इस वेव को बनाने के लिए जो आपको ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी देनी होगी 1/λ अंडर रूट में T by mu, तो 1/ ये कितना हो जाएगा, लैम्डा की बात करोगे, ठीक है, हमारे पास 5 λ/4, ठीक है, तो 4L/5, तो यहां पर आएगा 5/4L अंडर रूट में T by mu। आप देखो ये फिफ्थ हार्मोनिक आ रही, क्योंकि 5 गुना ये आ रहा है, तो फिफ्थ हार्मोनिक हमारे पास ये आ रही है। कौन सा ओवरटोन है? सेकंड ओवरटोन हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक होता है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू बेटा, ठीक है। सेम चीज स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग क्लोज एंड। अब मैं जल्दी जल्दी से करूंगा, अब आपको क्लोज एंड का, दो वायर्स के अगर दोनों साइड बंद है तो आप फंडामेंटल बेसिक वेव कैसी बना सकते हैं? ऐसे, क्योंकि इस साइड नोड है, इस साइड नोड है, बेसिक फंडामेंटल केस। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली तो दिखा नहीं सकता, लेकिन वैल्यूज वाइज उसमें वीडियोस में आपको दिखाता हूं। दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड डाल दो, तो ये हमारे पास फंडामेंटल हो गया। इसकी अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मान लो ये एल लेंथ है, तो जरा देखो, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, तो लैम्डा आ गया 2L, और यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालोगे 1/λ अंडर रूट में T by mu, तो यह आ जाएगा 1/2L अंडर रूट में T by mu। यह आई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आइए जरा इससे एक लेवल आगे जाते हैं, ठीक है। क्या कोई मेरे को बता सकता है, वीडियो में आपने देखा था जब मोटे अंकल ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी,
तो इसके बाद कितने लूप्स हो गए थे? कितने लूप्स हो गए थे? सोच के बताना। जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी तो इसके बाद कितने लूप्स हो गए थे? बोलो यार, बोलो यार। 3 लूप सीधे थोड़ा हुए थे, 1 लूप और बढ़ गया था हमारे पास। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अभी ये फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ाएंगे तो 2 लूप्स बनेंगे। सबसे पहले ये देखो 2 लूप्स बने, फिर ये अगर मैं इसकी यहां पर दिखाऊं तो ये देखना, ये बढ़ाते बढ़ाते 3 लूप्स पे आए, फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास 3 लूप्स के बाद भी आएगा, ठीक है। अभी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अभी डिस्टर्ब हो जाएगा, देखना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये और हाई फ्रीक्वेंसी, देखो डिस्टर्ब हो रहा है, और फिर इसके बाद और हाई फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 लूप्स। ऐसे आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतने ही लूप्स आपके बनते रहेंगे। जरा ये देखो हमारे पास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे 1 2 3 4 5 6 लूप्स ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड नेक्स्ट लेवल इसका ये आता, ये नोड, ये नोड, ये नोड, एंटी नोड और एंटी नोड। अब जरा ध्यान से देखो, यही लेंथ पूरा वेवलेंथ दिखाई दे रहा है, L इक्वल टू लैम्डा। इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1/L अंडर रूट में T बाई म्यू। कोई बता सकता है ये कौन सा हार्मोनिक है? कौन सा हार्मोनिक है? कौन सा हार्मोनिक है? ये फंडामेंटल है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करके आया है? बहुत सही, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन। मैंने कहा था हर एक ओवरटोन के बाद 1 लूप बढ़ जाएगी, ठीक है, हर एक ओवरटोन के बाद 1 लूप हमारे पास बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और लेवल ले चलते हैं ऊपर, ठीक है। अगर मान लो इससे भी 1 ऊपर जाते तो 3 लूप आ जाती, यही L लेंथ है। नोड 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 नोड, पूरी वेवलेंथ देखिए, लैम्डा तो दिख ही रहा है आपको, और ये आधा लैम्डा, लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3। इस बार जो फ्रीक्वेंसी आएगी 3/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। ध्यान से देखो, दिस इज थर्ड हमारे पास 3 न्यू नॉट, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। और सुंदर सी बात, ये अब हायर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा फील देता हूं, ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा फील देता हूं। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियोस को जो मैं दिखा रहा था, कितने बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ओवरटोन्स तो बस गिनते हुए जाना, उसको फ्रीक्वेंसी से देखना ही नहीं है। फंडामेंटल के बाद नंबरिंग करते हुए जाओ, दैट आर ओवरटोन्स। हर ओवरटोन में 1 लूप हमारे पास बढ़ रहा है, याद रखना। एट ईच ओवरटोन, नेक्स्ट आप जैसी जा रहे तो नंबरिंग कर रहे तो वो ओवरटोन है, हर ओवरटोन पे 1 लूप बढ़ जा रहा है। वो अब कितनी फ्रीक्वेंसी पे बनेगा, वो है हमारे पास हार्मोनिक्स। अब मेरे को अच्छे बच्चे जितने भी हैं सोच के बताना, एक बंदे ने एक प्ले कार्ड ऊपर उठाया था, ठीक है, जब बेसिक वेव स्टैंडिंग वेव उसने कुंड्स ट्यूब में बनाई थी तो एक प्ले कार्ड उठाया था, वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? किसी ने वो नंबर याद किया था? मैंने 2 या 3 बार वीडियो चलाई थी। बहुत सही, ये होते हैं अच्छे बच्चे जो ध्यान से सुन रहे हैं, फालतू की बकवास। जो एक कुछ बच्चे हैं जो कॉन्टिन्यूसली चैट कर रहे हैं, वो अपना सिर्फ समय और अपनी रैंक खराब कर रहे हैं। 119। अब जरा ये सोचना, उस बंदे ने जब बेसिक बनाई थी तो बीच में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन था, साइड में नहीं था, है ना? कुछ फ्रीक्वेंसी आई थी 119। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 2 साइड में वाइब्रेशंस हो रहे थे, बीच में नहीं बना था। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे था? दूसरा, जो उसका फर्स्ट ओवरटोन कहूं, फर्स्ट ओवरटोन एक बेसिक बनाया, उसके बाद जब हाई, उसके बाद जब स्टैंडिंग वेव मिली तो फर्स्ट ओवरटोन उसको किस फ्रीक्वेंसी पे मिला था? किस फ्रीक्वेंसी पे? 2 गुनी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, 2 गुनी फ्रीक्वेंसी पे। देखना अब यही था ना। अब जरा देखना, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका दोनों साइड से क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है ना?
ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो ये धागे के जैसे ही बिहेव कर रहा है, धागे के जैसा। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। पहले अगर मैं इसकी आवाज दे दूं तो आप समझ पाओगे। अभी आप इसकी आवाज समझना, जैसे जैसे बढ़ाएगा तो फ्रीक्वेंसी पिच हाई होगी। अब नाउ दिस इज द फील, नाउ दिस इज द फील। जैसे जैसे इसने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपके कान में इरिटेशन हुई होगी, हाँ या ना? कान में आपके इरिटेशन हुई, हाँ या ना? पहले बताना। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, वो पिच बढ़ रही है, लाउडनेस नहीं, पैनी आवाज की वजह से आपके कान में दर्द हुआ होगा। इसी को मैं आपको कह रहा था, ये दिस इज कॉल्ड पिच। मैं अगर बहुत पैनी आवाज में बोलूंगा तो आपके कान में दर्द होगा, लेकिन मैं अगर बहुत तेज बोलूंगा तो शायद दर्द ना हो। ठीक है? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी, कम फ्रीक्वेंसी में बनी, दैट वाज 119 हर्ट्ज। दैट वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद उसने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमारे पास दो लूप बन गए। एक लूप यहां पे बन रहा है, एक लूप यहां पे हमारे पास बन रहा है। दिस इज द नोड। और ये जो फ्रीक्वेंसी अटेन हुई वो दो गुनी पर हुई। तो यही तो चीज मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट ओवरटोन, जो फर्स्ट ओवरटोन आपके पास आएगा, फंडामेंटल के बाद वाला आएगा, वो उसकी दो गुनी फ्रीक्वेंसी पर आएगा। यहां पर इसके बाद का अगला वाला जो आएगा वो तीन गुनी फ्रीक्वेंसी पर आएगा। इतना आपको डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? क्या आप इतना डिफरेंस समझ पा रहे? अगर ओपन एंड होता तो मान लो 120 हर्ट्ज पे ये बना, फिर हमारे पास 360 हर्ट्ज पे अगली स्टैंडिंग वेव बनती। ओपन एंड में ये हमारे पास 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है, ऑड पे चल रहा है, और ये हमारे पास 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आया? बहुत सही। ठीक है, आई होप कई बच्चों को ये चीज समझ आ रही। अब आता है ऑर्गन पाइप। सेम थिंग हैपेंस इन जो हमारे पास बांसुरी होती है। बस मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, कल की क्लास में मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है? और कुछ एडिशनल सोनोमीटर और रेजोनेंस ट्यूब जो हमारे पास छोटा सा पार्ट है वो वहीं पे, ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। ऑर्गन पाइप हमारे पास कहीं ना कहीं एक ट्यूब टाइप होती है। ठीक है? एक हमारे पास ट्यूब टाइप होती है। अच्छा, पहले ये बताना, ऑर्गन पाइप इज नथिंग बट अ पाइप। ठीक है? ट्यूब बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखें, धागे वाले तो गिटार में आप समझ सकते हैं। ठीक है? कई देर से वो हो रहा है ना, तो आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं। ठीक है? हमारे पास जब आप गिटार बजाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है? अब जो लोग गिटार बजाते हैं उनको समझ आ रहा होगा, हमारे पास गिटार कहीं ना कहीं एक साइड में धागा जो स्ट्रिंग होता है एक साइड बंधा होता है। जब आप प्लग करते हैं तो अपने हाथ से एक साइड प्रेस करते हैं। ठीक है? जब आप अपने हाथ से प्रेस करते हैं तो उसी के बीच में ही वाइब्रेशन होता है। अब हम लोग इतना माइन्यूटली उसको देख नहीं पाते। ठीक है? कहीं ना कहीं लेंथ की वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और अगर जो भी बच्चे गिटार बजाते हैं, जरा सोच के देखना, जब आप गिटार को प्लग करते हो, जितना पास पकड़ते हो उतनी ही हाई पिच साउंड आती है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप गिटार है, गिटार को जब आप पास पकड़ के दबाते हैं तो लेंथ कम हो जाता है, लेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो हाई पिच साउंड सुनाई देती है। हाँ या ना यार? है ना?
है ना? नाउ यू कैन फील कि व्हाट इज पिच एंड हाउ स्टैंडिंग वेव्स कैन क्रिएट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो जो लोग गिटार बजाते हैं वो पता है क्या कर रहे होते हैं, आपको एक जो धुन सुनाई दे रही होती है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की, वो बार बार जो कॉर्ड्स बजा रहे होते हैं, वो कॉर्ड्स की वजह से वो बेसिकली लेंथ चेंज कर रहे होते हैं। लेंथ चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की धुन सुनाई दे रही होती है ना? है ना? अब मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? कई लोगों को लगता होगा कि ये सब थ्योरेटिकल है। जब हमें पढ़ाया गया था तो हमें लगता था क्या है यार, कहां होती है स्टैंडिंग वेव, आज तक नहीं देखी हमने। और हर जगह थी, हमारे आसपास हर जगह थी। अगर आप ड्रम बजाते हैं तो ड्रम में भी वो वाइब्रेशन हो रहा होता है, वहां पे भी एक स्टैंडिंग वेव बन रही होती है, हर जगह होता है यार हमारे पास। अब कुछ लोगों को यह बात पता होगी कि गिटार जब बजाया जाता है उसको पहले ट्यून करा जाता है, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग विच आई हैव सीन, ठीक है? मेरे को पर्सनली अगर मैं गिटार को ट्यून करता हूं तो मेरे को एक ट्यूनर की जरूरत होती है। जब मैं गिटार के एक धागे को या स्ट्रिंग को प्लग करता हूं तो एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो ट्यूनर उस फ्रीक्वेंसी को चेक करता है कि हाँ ये ही फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं। अब नाउ आई एम टेलिंग यू द बेस्ट थिंग, जो ह्यूमन ब्रेन है ना बेटा, दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्वलस थिंग जो हमारे पास यूनिवर्स में है, हमारी नोन स्पेस में। क्यों? जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो लोग गिटार बहुत ज्यादा बजाते हैं ना, वो बस प्लग करेंगे और उनके दिमाग में वो फ्रीक्वेंसी इस टाइप से स्टोर होती है जिस टाइप से हम लोग देखते हैं लोगों को। जैसे आप किसी इंसान का शक्ल देख के पहचान लेते हो यार ये वही बंदा है, वो उस फ्रीक्वेंसी को इतनी बार सुन के, इतनी बार प्रैक्टिस करके उस धुन को, उस फ्रीक्वेंसी को, सोचो आप 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इतनी सारी फ्रीक्वेंसी सुनते हो, और वो जो प्रैक्टिस से आपने क्या करा, उन फ्रीक्वेंसीज को धुन पकड़ ली कि हाँ यार ये वही वाइब्रेशन है। उनको ट्यूनर की जरूरत नहीं होती, वो प्लग करते हैं अपने दिमाग में, उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं और वो कह देते हैं हाँ ये गिटार ट्यून हो गया, और आप चेक करोगे तो वो ट्यून मिलेगा। मींस दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो जब आप चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स को फील करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है? वही चीज आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपने सुना होगा और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां से ही है, ठीक है? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर उस बंदे ने फ्रीक्वेंसी डबल करी तब स्टैंडिंग वेव आई, तो यहां पर तो डबल पे तो आ ही नहीं रहा है, यहां पे तो 3 गुना फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। अरे भाई वो दोनों साइड से बंद था के केस से कंपेयर करो ना, बंद था के केस से कंपेयर करोगे तो नो डाउट डबल जो अगली स्टैंडिंग वेव बनी, जहां पे 2 बार वाइब्रेशन, 2 जगह पे वाइब्रेशन हो रहे थे, वहां पर आपकी सेकंड हार्मोनिक जो फर्स्ट ओवरटोन उसके बाद वाली बनी, वो सेकंड ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी पे ही तो बन रही थी, है ना? अब हमारे लिए जो लोग फ्लूट बजाते हैं, ठीक है, जो लोग फ्लूट बजाते हैं, वो गिटार वाला बंदा क्या कर रहा होता है? ध्यान से देखो, मैंने कहा कि गिटार वाला बंदा हमारे पास कॉर्ड्स बजाते समय लेंथ को चेंज करता है, लेंथ को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो आपको हाई पिच या लो पिच सुनाई देता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर फ्लूट एज वेल। जरा देखना कि हमारे पास मान लो एक एल लेंथ का ट्यूब है। अब आप मेरे को यह बताना कितने सारे बच्चों ने, ठीक है, कितने सारे बच्चों ने क्लास में नौटंकी करते समय ढक्कन लिया और ढक्कन लेके उसमें फूंक मारी और फूंक मारती वो आवाज गूंज गई? किस किसी ने ऐसा किया है? गिटार भी दोनों साइड से हिंजी होता है, यस, दोनों साइड से बंदी होता है बेटा, तो इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस वाइस वाली चलती है, ट्वाइस थ्राइस ऐसे सबने किया है। वो जो आपकी ट्यूब है, ध्यान से देखो, आपने इतनी हाई पिच साउंड दी नहीं, आपने बहुत धीरे से करा, लेकिन वहां पर हुआ क्या, वहां पर हमारे पास एक ऑर्गन पाइप जैसे है, एक क्लोज एंड, ठीक है, एक ओपन एंड होता है, जैसे फ्लूट है, यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है। इसमें अब जरा देखना, वो ढक्कन वाला केस भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। जब आप ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो यहां पर पार्टिकल्स, साउंड के लिए पार्टिकल्स यहां पे वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ओपन एंड पर हमेशा बनता है एंटी नोड, यहां पे भी एंटी नोड और यहां पर भी एंटी नोड। ओपन एंड पर क्या बनता है? एंटी नोड। तो सबसे बेसिक क्या बन सकता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आप बजा सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आप बजा सकते हैं एक ऑर्गन पाइप में, ऐसे बना देता हूं अब, ठीक है, वो ऐसे हो सकती है कि एक एंटी नोड यहां और
यहां पर भी एंटी नोड और यहां पर भी एंटी नोड, ऐसे हमारे पास ये आपका बेसिक हो सकता है। नहीं नहीं रुको रुको, ये बेसिक नहीं है, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आ सकता है ना, ऐसे और ऐसे, यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड और बीच में एक नोड, इससे बेसिक आपकी फ्रीक्वेंसी बन नहीं सकती। तो अगर आपकी फ्लूट का लेंथ L है, ठीक है, आप अगर आपकी फ्लूट का लेंथ अगर L है, तो जरा ये देखना, एंटी नोड और एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आपको साउंड सुनाई देगी 1 अपॉन लैम्डा इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड लेंगे, अब धागा नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा 1/2L अंडर रूट में गामा पी बाय रो, यही तो लाप्लास ने करेक्शन कराया था। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप एक बजा सकते हैं वो ये, ठीक है, आप जो बजा सकते हैं वो ये, ठीक है। हमारे पास ओपन एंड वन साइड, चलो ठीक है, ओपन एंड बोथ साइड कर लो, ठीक है, बोथ साइड कर लो, मैं अभी वन साइड को नेक्स्ट वाले में बता देता हूं, ठीक है। बस इसके फ्रीक्वेंसीज लिख रहे हैं, अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल आप ऐसा बना सकते हैं, सर इसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन इससे एक ऊपर ज्यादा, तो एक लूप बढ़ा दो बस, और क्या है, यहां पे एंटी नोड और यहां पे एंटी नोड तो फिक्स है, एक लूप बढ़ा दो बस, ठीक है। अब कुछ ऐसा बना दो, हमारे पास एक लूप बढ़ा दिया, हर ओवरटोन पे एक लूप बढ़ जाएगा, तो नोड नोड एंटी नोड ऐसे आ गया। जरा देखना, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, यही तो होता था। अगर मैं इनको जोड़ू तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, लैम्डा, तो ये जो लेंथ ऑफ द फ्लूट था आपका, ये ढक्कन जो था हमारे पास, क्योंकि वही क्लोज एंड है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहां पर जरा फ्रीक्वेंसी देखना 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट में गामा पी बाई रो आ जाएगा बस, क्योंकि इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड है हमारे पास। कोई ये बता सकता है कि इसका ये हमारे पास कौन सा फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है भाई, बहुत सही, ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है, यहां पर ये सेकंड हार्मोनिक है। अगर कोई बोले कि सर सेकंड ओवरटोन इसका इससे हायर क्या होगा, ठीक है, इससे हायर एक लूप और बढ़ा दो, ठीक है, एक लूप और बढ़ा दो, तो एंटी नोड यहां पे फिक्स है, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, एक लूप और बढ़ा दी, तो ये पूरा लैम्डा आपको दिखाई दे रहा है, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, तो 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाय 3, तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 3/2L, हमारे पास नहीं, यहां पे लैम्डा आ जाएगा आपका 2L बाय 3, तो यहां पे आएगा 3/2L अंडर रूट में गामा पी बाय रो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा आपका थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, ठीक है। मींस फ्लूट, वो जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन का लेंथ अलग अलग करोगे तो अलग अलग पिच पे आवाज आती है, ठीक है, हमारे पास। तो ये वाला केस हमारे पास कहीं ना कहीं क्लोज्ड एट बोथ दी एंड्स के जैसा चल रहा है, ध्यान से देखो, क्लोज्ड एट बोथ दी एंड्स, और यहां पे इस टाइप से दोनों हमारे पास सेम टाइप से चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, ओके। हमारे पास ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। इसी टाइप से ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, एक एंड नहीं, ओपन एट बोथ एंड्स ना, इस टाइप से दोनों साइड नहीं, ये ओपन एट वन एंड। अब ये करना है, जो ढक्कन होता है हमारे पास ऐसे, एक साइड आपका ओपन होगा, एक साइड आपका क्लोज होगा। पिछला वाला केस फ्लूट का था, पिछला वाला केस फ्लूट का था, ठीक है। तो बेसिक जब आप ढक्कन में बजाते हैं, यहां पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता, नोड और एंटी नोड, यहां पार्टिकल हवा के ऑसिलेट कर सकते हैं, तो एंटी नोड और नोड। तो यहां पे अगर L लेंथ का आपका ढक्कन था, ठीक है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4L, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आपकी आती है 1/4L अंडर रूट में गामा पी बाय रो, ये आपकी फंडामेंटल आ गई। कोई बोले कि सर इससे हायर अगर जाए, तो मैंने कहा अच्छा फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप बढ़ा दो। अगर आप इसका एक लूप बढ़ाओगे तो क्या आएगा भाई, एक लूप बढ़ा दो,
जहां पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा नोड, एक लूप बढ़ा दिया, और ऐसे यहां पे ऑसिलेट कर पाएगा एंटी नोड, ये नोड। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, λ/4, दिस इज 3 λ/4 इज इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। ठीक है, अगर आप यहां पे फ्रीक्वेंसी देखोगे 3/4L अंडर रूट में गामा p/ρ, तो ये थर्ड हार्मोनिक आएगा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक आएगा। सिमिलर केस होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट केस, इसके बाद आप जा सकेंगे। हमारे पास सेकंड ओवरटोन की अगर मैं बात करूं, इससे और ऊपर जाओगे तो एक लूप और बढ़ा दो, एक लूप और यहां एंटीनोड रखना है, यहां नोड। ठीक है, तो ये पूरा लैम्डा, ये λ/4, 3 लैम्डा नहीं 5 λ/4 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा आ जाएगा 4L/5। यहां पे फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आएगी। ठीक है, तो हमारे पास दिस विल बी फिफ्थ हार्मोनिक, दिस विल बी फिफ्थ हार्मोनिक। स्ट्रिंग और इसका अब आपको रिलेट करना है, अब आपको मैंने समझाया है कैसे है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन से ही सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो जाएंगे। आपको सारी चीजें को रिवाइज करके रखना है। कल मैं इसके ऊपर 1 घंटा, इसमें भी एक सोनोमीटर और कराऊंगा, एक रेजोनेंस ट्यूब छोटा सा हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटल है। आप वीडियोस देख पाए हैं तो आपको वो समझ जाएगा, मैं वहां पे वीडियो भी दिखा दूंगा सोनोमीटर का कैसा है। ठीक है, जो अंकल कर रहे थे वो सोनोमीटर टाइप का ही हमारा एक्सपेरिमेंट बनेगा। ठीक है, तो प्लीज इसको रिवाइज करिएगा एक बार, और इसके ऊपर कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वेडनेसडे को बीट्स एक छोटा सा पार्ट है वो करेंगे, और फिर हमारे पास डॉपलर इफेक्ट लास्ट पार्ट। ठीक है, रेजोनेंस वाला रेजोनेंस ट्यूब में ही आ जाए। ठीक है बेटा, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।